बच्चों, जो एक सब्जेक्ट IMED है, IMED में आज हम अकाउंट एंड फाइनेंस के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं, और एज ए एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो ट्रांजैक्शंस जो भी उसमें होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस, उनको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, और ये रिकॉर्डिंग प्रोसीजर जो है ये अकाउंटिंग कहलाता है। और अकाउंटिंग के एंड पे, हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हम कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है जो हमको देनी होती है। ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन 3 तरीके की होती है। एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कहते हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है बैलेंस शीट, और तीसरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेटमेंट होते हैं, ये 3 अकाउंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। इस स्टेटमेंट के एनालिसिस करके हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्यों ज़रूरी होती है? तो कोई भी बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें या तो आप अपना पैसा लगाते हैं। अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सपोज कर लीजिए ये बिज़नेस है, ठीक है, ये कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं, तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। फंड्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते, फंड्स लिमिटेड होते हैं। फंड्स कितने तरीके से हो सकते हैं आप बिज़नेस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं? या तो आप अपना सेल्फ पैसा लगा लें, ये फंड का तरीका हो सकता है, या आप लोन ले लें। लोन भी 2 तरीके से हो सकता है, आप किसी फ्रेंड से लोन ले सकते हैं, या आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या किसी फ्रेंड से लोन ले सकते हैं, या बैंक से लोन ले सकते हैं, या पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक से लोन ले सकते हैं, तब भी आपका बिजनेस में फंड आ जाएगा। आप शेयर होल्डर बना सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं, मतलब आप इस बिजनेस में कई ओनर और बना सकते हैं और उनसे कहते हैं भाई आप पार्टनर है, पार्टनर बन के आप इसमें पैसा लगाइए, और जो प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है इन पार्टनर्स का भी होगा, ये भी कर सकते हैं। या अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप वेंचर कैपिटल भी लगा सकते हैं। वेंचर कैपिटल किसी नए बिजनेस के लिए होता है, जब कोई पैसा लगाने को नहीं तैयार तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं और क्या अपना बिजनेस आइडिया दे सकते हैं, और बिजनेस आइडिया देके आप बता सकते हैं कि भाई पैसा हमको चाहिए इस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान को रन करने के लिए। तो कई सोर्सेज हो सकते हैं फंड्स के। अब जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं, देखिए जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि पैसे को कहाँ से इंतजाम करें। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा, आपके पास लिमिटेड पैसा है। आप किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं तो वो भी ये देखना चाहेगा कि आप उसे कितना ब्याज दे पा रहे हैं। बैंक लोन देने से यूजुअली हिचकिचाते हैं, इसलिए हिचकिचाते हैं कि आपका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता, और प्रीवियस आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए बैंक के लिए दिक्कत आती है कि आपको वो लोन प्रोवाइड करे। पब्लिक भी लोन आपको देने से घबराती है। क्यों? क्योंकि आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। एक बार जब आपकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, जब बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है, तो आपको बैंक भी लोन दे देता है, आपको पब्लिक भी लोन दे देती है, या आपको शेयर होल्डर्स पैसा लगा देते हैं। शेयर होल्डर क्या हुआ? शेयर होल्डर मतलब हुआ कि आप पब्लिक को कहते हैं कि आप हमारे इतने % के मालिक बन जाइए। ठीक, ये कैसे होता है? ये एक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जिसे कहते हैं IPO। ठीक है, तो IPO के जरिए आपसे कह सकते हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए, ये भी तरीका हो सकता है। तो फंड्स के बहुत से तरीके होते हैं जिसके हिसाब से आपके पास फंड्स आ सकता है और आप बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक, अब जो आपको पैसा देगा, जो आपको फंड देगा, या जो आपके बिजनेस से बेनिफिटेड होगा, ऐसे कई इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे जो आपके बिजनेस में जिनका इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे सभी लोगों का ग्रुप
जिनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा वो कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है, उनको कहते हैं स्टेक होल्डर्स। देखिए शेयर होल्डर तो वो होते हैं जो आपके इसमें पैसा लगा रहे हैं, स्टेक होल्डर कोई जरूरी नहीं पैसा लगा रहे हो, स्टेक होल्डर पैसा लगाने वाला भी हो सकता है, आपका सप्लायर भी हो सकता है, आपसे खरीदने वाला कस्टमर भी हो सकता है, वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो स्टेक होल्डर्स कलेक्टिवली कहलाते हैं। स्टेक होल्डर एक गवर्नमेंट भी हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे पैसा लग रहा है, मान लीजिए बैंक का पैसा लग रहा है या पब्लिक का पैसा लग रहा है, तो बैंक भी एक, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर हो सकती है, वो उसका काम है कि वो कस्टोडियन है, वो देख रही है कि पैसे का मिसयूज ना हो, तो वो भी एक स्टेक होल्डर हो सकता है। तो जितने ये ग्रुप्स हैं स्टेक होल्डर्स हैं, इनको किसी ना किसी फॉर्म में आपके बिजनेस में क्या हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये इंफॉर्मेशन इन स्टेटमेंट से उनको मिल सकती है। इसको एनालाइज करके या इसको इसकी समीक्षा करके वो ये जान सकते हैं कि जो पैसा लगा गया वो पहली बात है सुरक्षित है कि नहीं। तो 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वेदर देयर फंड इज सिक्योर्ड, या गवर्नमेंट देखेगी तो ये देखेगी कि आपके जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा सिक्योर्ड है कि नहीं, और दूसरा है कि पैसे में ग्रोथ है कि नहीं, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, ग्रोथ है कि नहीं। मतलब मैंने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया है तो मेरा पैसा ग्रो भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट ग्रोथ में होगा, प्लस मेरा इंटरेस्ट सिक्योरिटी में भी होगा कि मेरा पैसा जहां मैंने लगाया वो सिक्योर्ड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है पैसा कहीं और ट्रांसफर हो रहा है या किसी और चीज में यूज हो रहा है। तो अकाउंटिंग हमको ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। अगर हमें अकाउंट्स की क्लियर कट जानकारी है और प्रॉपर अकाउंट्स कोई कंपनी मेंटेन कर रही है तो हम पता कर सकते हैं कि हमारा फंड गलत हाथों में तो नहीं है, सिक्योर्ड है कि नहीं, हमारे फंड्स की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, या इससे कंट्रोलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कई बार बजट्स जो बनते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से बनते हैं, जिसमें हमको ये पता रहता है कि भाई पर्टिकुलर मद में कितना पैसा खर्च किया गया पिछली बार, कितना खर्च किया जाना चाहिए, तो इस तरह से बजटिंग भी इसकी की जा सकती है। तो अकाउंट एंड फाइनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस पर्सपेक्टिव से। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो दैट इज प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर सिंगल ओनर होता है। सिंगल ओनर मतलब उसका सारा पैसा खुद का लगा होता है, कहीं और का पैसा नहीं होता। तो बिजनेस में जो भी लाइबिलिटीज होती है, जो भी देनदारी होती है उसी की होती है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी का होता है। सिंगल हैंडेड बिजनेस इसको कहते हैं, सिंगल पर्सन का बिजनेस। दूसरा होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी में, जहाँ पे कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर्स हो जाते हैं और वो बिजनेस को रन करते हैं, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं और वो उसको रन करते हैं। तो ये जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। लिमिटेड मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी से होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी होती है उन मेंबर्स की वो उतने ही तक होती है जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई कंपनी है जिसमें 1-1 लाख रुपए के 5 पार्टनर हैं, तो कंपनी को कुछ भी होता है तो वो 1 लाख तक के लिए जिम्मेदार है, ना कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। सिमिलरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये वो कंपनी होती है जहाँ पे पब्लिक का भी पैसा लगा होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी है, या इस तरह की 3000 से ज़्यादा कंपनियाँ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑपरेट होती हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जहाँ पे ओनर्स प्रमोटर्स तो होते हैं जो उनके मेन CEOs होते हैं या प्रमोटर्स होते हैं या चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, एक सर्टेन पैसा वो पब्लिक से भी उठाते हैं और वो पब्लिक से थ्रू स्टॉक मार्केट वो एज ए शेयर होल्डर के फॉर्म में लेते हैं। तो वो IPO के टर्म में भी हो सकता है या सेकेंडरी मार्केट के टर्म में भी हो सकता है, जहाँ से ये पैसा कलेक्ट करके इस बिजनेस को रन किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली आपको क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये बताता है कि जो एक अकाउंटिंग पीरियड है, एक पर्टिकुलर पीरियड 12 मंथ का होता है, उसमें कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया। तो अगर आप इसमें लोन देने वाले हैं या आप इसके शेयर होल्डर हैं या आप खुद हैं इसके ओनर,
या आप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने भी पैसा दिया है, वो अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर। कई बार 6 मंथली रिपोर्ट्स भी आती हैं, 3 मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट भी आती है, तो वो देख के बता सकते हैं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है या साल के एंड में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया। बैलेंस शीट आपकी सिक्योरिटी देखती है, बैलेंस शीट सिक्योरिटी देखती है कि जो फंड्स लगाए गए हैं, जो फंड्स आपने लिए हैं, जहाँ से भी आपको फंड्स मिले हैं, वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए और वो प्रॉपरली लगे हैं कि नहीं लगे हैं, किन एसेट्स में लगे हैं, ये आप देख सकते हैं इस बैलेंस शीट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी सिमिलर स्टेटमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से निकलता है, और इसमें ये आता है कि फंड्स कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ, मतलब सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो बेसिकली ये 3 स्टेटमेंट है, इन 3 स्टेटमेंट के बाद आप एनालाइज करके कंपनी की कंप्लीट फाइनेंशियल हेल्थ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि अब ये अगर प्रॉपरली ऑडिटेड होने चाहिए, तो हर 31 मार्च को आपको जो कंपनीज होती हैं वो इसको ऑडिट करती हैं और ऑडिट करके जो है ये पब्लिश किए जाते हैं रिजल्ट, सो दैट कि हर एक स्टेक होल्डर्स को ये पता हो सके कि ये इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं या ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये 3 स्टेटमेंट बनते कैसे हैं, ये जब डेली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, डेली के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट्स बन के आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट ये तो इन 2 स्टेटमेंट से बनता है। लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होता है, जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम नोट करते जाते हैं और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम इस चीज़ को देखते हैं कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हैं या उसके बैलेंस शीट कैसी है। तो बेसिकली 2 बड़ी एस्पेक्ट हुई अकाउंट्स में या फाइनेंस के स्टेटमेंट में या इन सब चीज़ों को रखने की, कि हम एक तो अपना फंड अगर लगाते हैं तो हम सिक्योरिटी देखते हैं और ग्रोथ देखते हैं। दीज आर द 2 पैरामीटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखते हैं कि ऑडिटर जो है कई बार कहते हैं गलत खर्चा हो गया, या आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं वो बताते हैं आपको कि कहीं गलत खर्चा हो रहा है या सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स जो है हमको डायरेक्ट करता है कि बिजनेस में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और जो फंड्स हैं बेसिकली फाइनेंशियल एस्पेक्ट ज़्यादा होती है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं वो प्रॉपर उसी पर्पस के लिए लग रहा है कि नहीं, जो बिजनेस प्लान था हमारा और वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है जिसको कहते हैं गैप, GAAP। ठीक है, गैप मीन्स जनरली agreed accounting principles। जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये गैप कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हर एक कंट्री का बिजनेस अपना अलग होता है, हर एक कंट्री का अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ मुनीम व्यवस्था चलती थी, पहले बही खाते लिखे जाते थे, धीरे धीरे ये स्टैंडर्डाइज होना शुरू हुआ। तो हर कंट्री में गैप होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ताकि जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं, एक कंपनी एक्स बना रही है, वाई बना रही है, जेड बना रही है, और हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एक्स में इन्वेस्ट करें या वाई में करें या जेड में करें। तो अगर सबका अकाउंटिंग एक तरीके का होगा तब तो हम एक डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। लेकिन अगर एक कोई अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बना रहा है, दूसरा अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बना रहा है, तीसरी कंपनी तीसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बना रही, तो हमारे लिए ये जज करना बहुत मुश्किल होगा कि किस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और हम किस में इन्वेस्ट करें। तो जब तक हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तीनों को नहीं लाएंगे तब तक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत मुश्किल होगा। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज ए ओनर भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज ए लोन प्रोवाइडर भी हो सकता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का भी हो सकता है। तो जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंडिया में जो है वो ICAI बनाती है, ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के एक्ट 1949 के एक्ट से बना हुआ है।
ठीक है, 99 एक्ट से बना है, जिसको कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट। तो पार्लियामेंट एक्ट बना है जिसको कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो बेसिकली क्या है कि ये एजेंसी है इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल है एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट करने के लिए। इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने सीए का कोर्स सुना होगा, कई कोर्सेज होते हैं जो ये चलाती है प्रोफेशनल बॉडी, और सबसे बड़ा इसका एक पर्पज़ और होता है कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ये लागू करती है। तो बेसिकली कई कंसेप्ट्स हैं जो गैप प्रिंसिपल्स हैं वो थ्रू आईसीएआई के द्वारा प्रमोट किए गए और सारी कंपनियां इन्हीं को फॉलो करती हैं, ठीक है। अब इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गैप में जो आईसीएआई ने बताया है वो 3 टाइप के अकाउंट्स बनाए, टाइप ऑफ अकाउंट्स, टाइप ऑफ अकाउंट्स। 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला कहलाता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा यहाँ पे लिख दूं रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जगह का मैं अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है तो ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो तीसरे को मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदना है, मान लीजिए कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है, तो रॉ मटेरियल खरीदेगी तो रॉ मटेरियल आएगा और कैश बाहर जाएगा। मान लीजिए कैश से खरीदती है तो कैश बाहर जाएगा। तो 2 अकाउंट मिनिमम, हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व होते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ एक आपको ये डिस्कस कर लूँ कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम, तो हर एक अकाउंट की 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन कोई हमने लिया तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। उसका एक इफेक्ट जो होता है वो डेबिट इफेक्ट होता है, और एक इफेक्ट जो होता है क्रेडिट इफेक्ट होता है, ठीक है। ये मिनिमम 2 तो होते ही होते हैं, ठीक। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मोहन नाम का कोई आदमी है, उसने कैश 500 रुपये बिजनेस में दिए, तो एक अकाउंट मोहन का अकाउंट हो जाएगा, एक अकाउंट कैश अकाउंट हो जाएगा, एक अकाउंट इसमें से डेबिट एस्पेक्ट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट एस्पेक्ट होगा। कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये आगे हम रूल्स देखेंगे। पहले जो भी अकाउंट उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगा हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इन 3 कैटेगरी में किस कैटेगरी में आ रहा है, फिर वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ठीक। तो एक ट्रांजैक्शन जो होगा, एक ट्रांजैक्शन मतलब एक लेन देन जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, एक लेन देन जो होगा उसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। ये दोनों मिला के ही एक स्टेटमेंट पूरा होगा। तो ये जो है, तो डबल एंट्री सिस्टम ये होता है। कई बार सिंगल एंट्री सिस्टम भी यूज होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल एंट्री सिस्टम होता है।
सिंगल एंट्री सिस्टम यूजुअली वहाँ होता है जहाँ पे कोई एनजीओ है, जहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है, तो बहुत सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लिमिटेड ट्रांजैक्शन मतलब जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे फीस आ रही है और सर्टेन एक्सपेंडिचर है जहाँ आप कर रहे हैं, और जहाँ प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है, उन छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बिज़नेस है, जैसा भी हमने बताया कि बड़ा बिज़नेस है या जो भी बिज़नेस है जहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ होता है। और डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, हर एक लेन देन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो 2 अकाउंट्स हो सकता है एक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो सकता है एक अकाउंट रियल अकाउंट हो सकता है एक अकाउंट नॉर्मल अकाउंट हो। तो 2 पर्सनल अकाउंट भी हो सकते हैं, एक पर्सनल एक रियल अकाउंट भी हो सकता है, रियल नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, 2 नॉमिनल अकाउंट हो सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बट देयर विल बी एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 1 अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो जब ये तीनों आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर जब हम एक डिटेल एग्जांपल लेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जैसे बैंक है, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। नेम ऑफ ए पर्सन है, मोहन है, इट इज ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट अगर कोई है तो उसे कब आप डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे, इसका रूल इंपॉर्टेंट है, और वो रूल है, द रूल इज डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो मान लीजिए मोहन जो है रमेश को 100 रुपीज़ देता, ठीक है, 100 रुपीज़ देता। तो रिसीवर कौन हुआ, रमेश हुआ, तो ये अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, ठीक है। तो रमेश का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। किसने दिया, गिवर कौन है, मोहन है, तो मोहन इज द गिवर, तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो मोहन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और रमेश का अकाउंट डेबिट होगा। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन में मोहन ने रमेश को 100 रुपये दिए, दैट इज 1 ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक अकाउंट मोहन का अकाउंट है, एक रमेश का इन्वॉल्व है। दोनों कौन से अकाउंट है, पर्सनल। इसके लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो जो रिसीवर है वो रमेश का अकाउंट है, इसको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो ये डेबिट हो गया। और क्रेडिट द गिवर, देने वाले कौन है, मोहन है, तो मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये डबल एंट्री सिस्टम हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। दिस इज द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट हमने देख लिया, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए जो रियल अकाउंट है, इसमें ऑल प्रॉपर्टीज, रियल अकाउंट में आती है ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब एसेट्स, ठीक है। जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट में आते हैं। तो एसेट्स में जैसे आपने मान लीजिए प्लांट खरीदा, मशीनें खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ठीक है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल भी रियल अकाउंट में आता है। रॉ मटेरियल परचेज किया, तो कई बार रॉ मटेरियल परचेज किया, मान लीजिए आपने मोहन से रॉ मटेरियल परचेज किया, तो हम इसको परचेज अकाउंट भी कह सकते हैं या रॉ मटेरियल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल हो गया, और एक हो गया कैश। तो कैश इज ए रियल अकाउंट। कैश एक एसेट होता है, ठीक है, कैश एक एसेट होता है, तो कैश भी रियल अकाउंट होता है। इसका जो नियम होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट comes in, डेबिट व्हाट कम्स इन
कॉमा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि रॉ मटेरियल है, सपोज कर लीजिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो मान लीजिए 500 रुपये का आपने 500 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा कैश, 500 रुपये कैश दिया और आपने रॉ मटेरियल खरीदा। तो फिर देखिए दो अकाउंट हो गए, एक रॉ मटेरियल का अकाउंट हो गया, कैश का अकाउंट हो गया। तो रॉ मटेरियल को यूजुअली हम परचेज अकाउंट बोल सकते हैं। तो एक अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, कैश अकाउंट, ठीक। ये दोनों अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन जो आया, तो इसको हमने कर दिया डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल जब हमने खरीदा तो कैश बाहर गया, जब कैश बाहर गया तो ये जो हो गया क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये डबल एंट्री सिस्टम हुआ। नॉमिनल अकाउंट तीसरा अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में होता है एक्सपेंसेस लॉसेस या इनकम गेन्स या प्रॉफिट्स, ठीक। रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल, रूल होता है क्रेडिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक। तो हर एक एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट करिए एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो ये रूल हो जाता है। जितना भी बिजनेस होगा, जो भी बिजनेस होगा वर्ल्ड ओवर, कोई भी बिजनेस होगा, ये अल्टीमेटली इन तीन अकाउंट्स में क्लासिफाई होगा। अब डेबिट और क्रेडिट हर एक ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो पर्सनल टू रियल अकाउंट हो, एक अकाउंट हो सकता है पर्सनल हो, दूसरा हो सकता है रियल हो, या दो रियल हो, या दो पर्सनल हो, या दो नॉमिनल हो, या एक पर्सनल एक नॉमिनल हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हर एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए कि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो भी केस आएगा जहाँ पे ये दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे हर एक ट्रांजैक्शन में, और एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो गैप प्रिंसिपल्स हमको ये बताते हैं कि जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है बिजनेस के लिए, दैट मस्ट बी हैव ए डुअल एस्पेक्ट, और दैट मस्ट हैव ए डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट, एंड देयर शुड बी 3 accounts in every transaction. Minimum 2 accounts should be there out of these 3 classification of accounts, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। और इस डेबिट क्रेडिट के क्रेडिट को जो है डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और छोटी सी डिस्कस कर लें इस लेक्चर में। एक कहलाता कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा कहलाता मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा मर्केंटाइल सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। या इसको एक्रूअल सिस्टम भी कहते हैं, एक्रूअल सिस्टम, ठीक। देखिए जो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक बेसिक डिफरेंस है। जो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है वो ये मानता है कि किसी ट्रांजैक्शन में अगर कैश इन्वॉल्व है, कैश का मूवमेंट है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम मानेंगे कि ये हैपन हुआ, और अगर कैश का मूवमेंट नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए रॉ मटेरियल आपने खरीदा और 100 रुपये का रॉ मटेरियल आपने खरीदा,
तो कैश सिस्टम में इसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा, मतलब कैश रियलाइज नहीं हुआ, तो ये कैश सिस्टम इसको नहीं मानेगा। बट मर्केंटाइल सिस्टम या एक्रूअल सिस्टम इसको एक्सेप्ट करेगा। एक्रूअल सिस्टम ये मानेगा कि ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुआ, रॉ मटेरियल आपका आ गया, पैसा अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, पैसा 2 महीने बाद आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, या जो भी आपने क्रेडिट छूट ली होगी उस रॉ मटेरियल वाले से, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आ जाएगी। तो दैट इज मर्केंटाइल सिस्टम और एक्रूअल सिस्टम। सिमिलरली मान लीजिए सेल्स आपने की, तो सेल्स 2 तरीके की हो सकती है, या तो आपने उधार पे सेल्स की, उधार पे सेल की, कैश नहीं आया, तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इसको नहीं लेगा। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, यदि आपने क्रेडिट पे सेल्स किए तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग उसको लेगा। नीडलेस टू से कि कोई बिजनेस के ग्रोथ के लिए ये जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन कैश किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल हमको जो इन्वेंट्री कहलाती है, इसको हमें उधार पे उठाना पड़ता है, फिर सेल्स करना पड़ता है, सेल्स के बाद जब पैसा आता है तो हम ये बिजनेस साइकिल पूरा करके रॉ मटेरियल वाले को पेमेंट करते हैं। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कई चीज़ें क्रेडिट पे भी की जाएँ। कई बार आपके जो कस्टमर होते हैं वो भी जब बेचते हैं तब आपको पैसा देते हैं, तो सेल्स भी कई बार क्रेडिट पे करनी पड़ती है। तो मर्केंटाइल सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट एज फार एज द ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज कंसर्न। अगर आपको बिजनेस की ग्रोथ देखनी तो ये सिस्टम आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में यूज होता है, दैट इज बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम में आज की डेट में कैश अकाउंटिंग सिस्टम, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज होता है। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मतलब बैंकिंग सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करना पड़ा, इसके पीछे भी आपने सुना होगा कि एक एनपीए बहुत पॉपुलर हुआ था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? बैंक के लिए एसेट्स क्या होता है? जो बैंक लोन देता है, जैसे किसी आदमी को होम लोन दिया सपोज कर लीजिए, तो बैंक ने जो लोन दिया, बैंक ने जो लोन दिया, ठीक है, बैंक ने किसी को भी लोन दिया, वो लोन बैंक की अकाउंटिंग सिस्टम में एज ए एसेट्स होता है। ठीक, अब क्या है, जब आप ये लोन लेते हो तो बैंक के उसमें एसेट्स है, अब इस एसेट से इनकम होनी चाहिए, तो इनकम उसको किस फॉर्म में होती है? इनकम उसको फॉर्म में होती है ईएमआई आप जो देते हो, तो ईएमआई में सर्टेन % आप प्रिंसिपल का देते हो और बाकी आप इंटरेस्ट देते हो, जो इसकी इनकम होती है। तो इसके एसेट्स जो होते हैं बैंक के प्रोडक्टिव हो जाते हैं, इनकम करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए किसी आदमी ने 1 साल तक ईएमआई दी और उसके बाद उसने ईएमआई देनी बंद कर दी, तो कैश आना बंद हो गया। बट ये एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इसको टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, वो कहेगा ठीक है क्रेडिट है बाद में आ जाएगा, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, उसने ये जो इंस्टॉलमेंट थी वो देना बंद कर दी। तो ये जो इसका एसेट हुआ, जो इसका लोन एक एसेट की तरह बैंक में था, ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया। तो एक्रूअल सिस्टम की वजह से पहले देखा गया कि बैंक में कई सारी इनडिस्क्रिपेंसीज हो गई, बहुत सा एसेट ऐसा था जो एसेट दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में जो बुक्ड प्रॉफिट देखा और वास्तव में जो प्रॉफिट देखा, इसमें एक मेजर डिफरेंस आया। और वो डिफरेंस इस वजह से आया कि जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं किए थे उनको इस पर्टिकुलर सिस्टम ने कंसीडर नहीं किया। इसलिए ये हुआ कि बैंक में हम कैश सिस्टम लगाएंगे, और कैश सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि हमको जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो इमीडिएट पता लग जाते हैं कि कौन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। अकॉर्डिंगली बैंक नोटिस देना शुरू करता है और अपने लीगल एक्शन शुरू करता है, ताकि वो समय रहते उन एसेट्स को लिक्विडेट कर सके। ज़्यादातर जो होम लोन्स होते हैं ये क्या होता है, किसी एसेट के अगेंस्ट होते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है या किसी बिल्डिंग के अगेंस्ट है। तो जब बैंक देखता है कि ये हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, तो क्या करता है, इसको सेल्स में लगा देता है और बेच के ये चाहता है कि हमने जो प्रॉफिट दिया था, लोन दिया था, उसको हम रिकवर कर लें। ठीक, तो ज़्यादातर जो है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज होता है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, जो ये मानता है कि ट्रांजैक्शन हम उस डेट में मान लेंगे जिस डेट में एक भी चीज़ हो गई। अगर हमारी सेल्स हो गई, पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं, हम उसको मान लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हो गया। अगर हमने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल लिया है, वो रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया, कैश पेमेंट अभी नहीं किया, तो भी हम उस ट्रांजैक्शन को मान लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन हो गया। तो आज के हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट उस पर हम देखेंगे कि कुछ हमारे कंसेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं और कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में,
कि वो क्या होते हैं, वो भी गैप प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे अकाउंटिंग होती है। और हर एक गैप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गैप की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि हर कंपनी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करे, ताकि जो इन्वेस्टर है या जो स्टेक होल्डर है उसके लिए सारे स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही निकल के आए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग मतलब निकल के आए। तो थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं।